मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा देश का अंतिम गांव। भाषण सुनने के लिए भारी संख्या में थे ग्रामीण। माणा के ग्रामीणों की जमकर तारीफ। बद्रीनाथ से निकले प्रधानमंत्री मोदी आज देहरादून से दिल्ली के लिए होंगे रवाना। काशीपुर के कुंडा कांड की सीबीआई जांच के लिए हाई कोर्ट में याचिका। फायरिंग में हुई थी जसपुर उप प्रमुख की पत्नी की मौत। बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग करेगी सीधी भर्ती। वन विभाग के तहत करेगा सीधी भर्ती। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन किए आमंत्रित। अब महज 30 मिनट में पूरा हो जाएगा केदारनाथ धाम का सफर। 2 फेज में होगा रोपवे का निर्माण। और उत्तराखंड की चोटियों पर हिमपात का क्रम जारी। अगले कुछ दिन शुष्क रह सकता है मौसम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। खबरों में बात करेंगे चमोली की, जहां पर भूस्खलन होने से 3 मकान हुए क्षतिग्रस्त। रात्रि के 1:36 पर भूस्खलन से मकान हुए क्षतिग्रस्त। मकानों के मलबे में दबे 5 लोग। एक महिला की मौके पर मौत। 2 अन्य लोगों की मलबे में दबे होने की सूचना। 2 घायल को सकुशल निकाला गया। रेस्क्यू जारी। एनडीआरएफ की टीम मौके पर है मौजूद। भूस्खलन होने से 3 मकान हुए क्षतिग्रस्त। 2 अन्य लोगों की मलबे में दबे होने की सूचना। 2 घायलों को सकुशल निकाला गया। रेस्क्यू जारी। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद। भूस्खलन होने से 3 मकान हुए क्षतिग्रस्त। खबर चमोली से, जहां भूस्खलन होने से 3 मकान हुए क्षतिग्रस्त। रात्रि करीब 1:36 पर भूस्खलन से मकान हुए क्षतिग्रस्त। मकानों के मलबे में दबे 5 लोग। एक महिला की मौके पर ही मौत। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता चमोली से अनिल राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, रात करीब 1:36 पर भूस्खलन होता है, जिससे 5 लोगों के मलबे में दबे होने की बात होती है। एक महिला की मौत की बात भी सामने आ रही है। क्या कुछ पूरी वजह रही अनिल? बता रहे कि जो चमोली में ये देर रात की एक घटना है, इसमें हमारे पास जो ताजा आंकड़े हैं, इसमें 4 लोगों की मौत की सूचना है। अनिल क्षेत्र में जी 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 हाँ, जी सुन पा रहे हैं। कंप्लीट कीजिए। जी जी आपको बता रहे कि चमोली में देर रात की घटना है। इस घटना में अभी तक जो हमारे पास ताजा जो आंकड़े हैं, इसमें 4 लोगों के यहाँ पे मरने की सूचना हम तक अभी तक पहुंची है। बचाव और राहत कार्य जारी है। और इसमें जो एक है योगेश, जो उम्र जिसकी 15 साल हुआ, अभी इसमें स्वास्थ्य केंद्र में यहाँ पे एडमिट किया गया है। यहाँ पे एनडीआरएफ की जो टीम है और स्थानीय प्रशासन और पुलिस की जो टीम है, राहत बचाव कार्य को यहाँ पे जारी रखा हुआ है। जी अनिल, क्या जो एक व्यक्ति अभी दबा हुआ था वो निकाला गया है, इलाज जारी है, उसके संबंध में क्या इन्फॉर्मेशन है अभी तक? जी बिल्कुल, उसका जो यहाँ पे जो बाकी अन्य जो लोग थे, उनमें से 4 की, क्योंकि यहाँ पे दर्दनाक इसमें मृत्यु हुई है और एक जो घायल है उसका उपचार यहाँ पे किया जा रहा है। ये घटना ये जो है थराली के से कुछ किलोमीटर दूर की ये घटना है। पेनखंडा एक गाँव है, यहाँ पे पेनगढ़ एक गाँव है, यहाँ पे ये घटना देर रात घटित हुई है। जी अनिल, मौके पर कोई डीएम या कोई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद है क्या अभी फिलहाल वहां पर रेस्क्यू में? स्थानीय जो प्रशासन है, प्रशासन की टीम यहाँ पे मौजूद है। उप जिलाधिकारी जो है और जो राजस्व विभाग की जो टीम है वहाँ पे मौजूद है। सुनने में यह है कि हो सकता है कि उच्च अधिकारी भी यहाँ पे घटना का निरीक्षण करने के लिए आए। जी चलिए अनिल, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ हमारे चमोली संवाददाता अनिल राणा, जो कि भूस्खलन से 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। खबरों में बात करेंगे देहरादून की, जहां बेरोजगारों के लिए एक अच्छी खबर।
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग करेगा सीधी भर्ती। उत्तराखंड वन विभाग के तहत करेगा सीधी भर्ती। वन आरक्षी परीक्षा के लिए सीधी भर्ती। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए। बेरोजगारों के लिए एक अच्छी खबर। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग करेगा सीधी भर्ती। उत्तराखंड वन विभाग के तहत करेगा सीधी भर्ती। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए। बेरोजगारों के लिए एक और अच्छी खबर। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग करेगा सीधी भर्ती। उत्तराखंड वन विभाग के तहत करेगा सीधी भर्ती। खबर देहरादून से, जहां बेरोजगारों के लिए एक अच्छी खबर। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग करेगा सीधी भर्ती। उत्तराखंड वन विभाग के तहत करेगा सीधी भर्ती। वन आरक्षी परीक्षा के लिए सीधी भर्ती होगी। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए। बेरोजगारों के लिए एक अच्छी खबर। पौड़ी तहसील क्षेत्र के अंतर्गत एक राजस्व क्षेत्र से नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला सामने आया था, जिसमें नाबालिग की मां की तहरीर पर एक व्यक्ति के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, छेड़छाड़ व SC/ST की धाराओं में संबंधित पटवारी द्वारा मुकदमा दर्ज करा गया है। क्षेत्र के राजस्व उप निरीक्षक दीपक बेलवार के अनुसार आरोपी दुकान संचालक बताया जा रहा है, जहां बालिका दुकान में कुछ सामान लेने गई थी। इसी दौरान आरोपी ने छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया। क्षेत्र में जो है पटवारी को शिकायत प्राप्त हुआ था। वो शिकायत के आधार पर जो है तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया है। पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है और छेड़खानी का भी मामला बन रहा है, उसको देखते हुए। और क्योंकि महिला जो है वो अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित है, उसको देखते हुए SC/ST एक्ट में भी जो है उसमें धाराएं जोड़ी गई हैं। विवेचना को जो है नियमित पुलिस को ट्रांसफर किया जा रहा है और एक वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से उसकी जांच की जाएगी, ताकि नियमानुसार प्रकरण का कार्रवाई शीघ्रता से पूर्ण हो। वर्तमान में विवेचना जारी है, शीघ्रता से कार्रवाई संपन्न की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को उत्तराखंड दौरे पर रहे। इस दौरान केदारनाथ धाम और बद्री विशाल के दर्शन के बाद पीएम भारतीय सीमा पर बसे आखिरी गांव माड़ा पहुंचे। यहां पीएम ने एक सभा को संबोधित किया। पीएम ने कहा, आज बाबा केदार और बद्री विशाल जी के दर्शन करके मन प्रसन्न हो गया है, जीवन धन्य हो गया है। माड़ा गांव भारत के अंतिम गांव के रूप में जाना जाता है, लेकिन मेरे लिए सीमा पर बसा हर गांव मेरे देश का पहला गांव है। पीएम ने कहा, 21वीं सदी के विकसित भारत के निर्माण के दो प्रमुख स्तंभ हैं। पहला अपनी विरासत पर गर्व, दूसरा विकास के लिए हर संभव प्रयास। पीएम मोदी ने पहाड़ में लोगों की कनेक्टिविटी के मुद्दे पर अपनी बात रखी। क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। हरी गांव को याद कर रहा हूं ऐसा नहीं है। आज से 25 साल पहले जब मैं उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता था, न कोई मुझे ज्यादा जानता था, न मेरा उस प्रकार का कोई पब्लिक लाइफ था। मैं संगठन के लोगों के बीच में ही अपना जीवन गुजारता था, काम करता था। और उस समय माणा में मैंने उत्तराखंड भाजपा की कार्य समिति की मीटिंग बुलाई थी। तो मेरे उत्तराखंड के सारे कार्यकर्ता मेरे से बहुत उस समय नाराज थे, प्रश्न पूछते थे, साहब इतना दूर कितनी मेहनत से जाना पड़ेगा, कितना समय जाएगा। मैंने कहा, भाई जिस दिन उत्तराखंड बीजेपी के दिल में माणा का महत्व पक्का हो जाएगा ना, माणा गांव की मिट्टी की ताकत है। ये माणा गांव के मेरे भाइयों बहनों का आदेश है, आशीर्वाद है कि आज लगातार आपके आशीर्वाद बने रहते हैं। पहाड़ के लोगों की सबसे बड़ी चुनौती रहती है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी ना हो तो पहाड़ पर जीवन वाकई पहाड़ जैसा हो जाता है। हमारी डबल इंजन की सरकार इस चुनौती का भी समाधान कर रही है। आज उत्तराखंड को
मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए हर साधन पर काम किया जा रहा है। हिमालय की हरी भरी पहाड़ियां पर रेलगाड़ी की आवाज उत्तराखंड के विकास की एक नई गाथा लिखेगी। देहरादून एयरपोर्ट भी अब नए अवतार में सेवा दे रहा है। अभी मैं हिमाचल प्रदेश गया था, वहां मैंने वंदे भारत ट्रेन शुरू की और मुझे कईयों ने बताया कि हमारे यहाँ 2-2 पीढ़ी पहले की जो उम्र के लोग हैं, ऐसे गांवों में, हर गांव में लोग हैं जिन्होंने अभी तक रेल नहीं देखी है, और आप हमारे हिमाचल में वंदे भारत ट्रेन ले आए। वंदे भारत ट्रेन तो अभी तो एक स्टेशन पहुंची है, लेकिन पूरे हिमाचल और पहाड़ के लोगों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। वो दिन मैं उत्तराखंड में भी देखना चाहता हूं भाई। आज चाहे हिमाचल से उत्तराखंड आना जाना हो या फिर दिल्ली और यूपी से उत्तराखंड आना जाना, 4 लेन हाईवे और एक्सप्रेसवे जल्दी आपका स्वागत करने वाले हैं। 4 धाम ऑल वेदर रोड उत्तराखंड के लोगों के साथ साथ पर्यटकों और श्रद्धालुओं को एक नया एहसास दे रहे हैं। अब हर कोई पर्यटक जो दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आ रहा है, वो यहां से यात्रा का अद्भुत अनुभव लेकर जाता है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मृतक आश्रित नौकरी में बेटी को अधिकारों के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उन बेटियों को बड़ी राहत दी है जिनको नौकरी नहीं मिल सकी है। हाईकोर्ट की लॉर्जर बेंच ने साफ कह दिया है कि 1974 से लेकर 2019 तक जो नौकरी के लिए किसी कारणवश आवेदन नहीं कर सके, वो मार्च 2019 से 2023 तक आवेदन कर सकते हैं और नौकरी के हकदार हैं। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि जिन मामलों का निस्तारण हो गया है उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा। जजमेंट है क्योंकि जो लोग ये सोच रहे थे कि हमारा 5 साल जो स्टैट्यूट में जो 5 साल टाइम लिमिट है वो हम नहीं कर पाएंगे, अब वो 2019 से 5 साल तक वो याचिका डाल सकते हैं। तो ये जो 3 जज बेंच का जो डिसीजन आया उसमें ये आया कि जो ये रूल्स हैं 1974 के और 2019 का जो जजमेंट है, तो ये उन सारे केसेस में लागू होगा जो केसेस अनडिसाइडेड हैं। तो ये 1974 से 2019 तक सारे केसेस में रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगा, क्योंकि इसकी टाइम लिमिट 5 साल है। जिन लोग 1974 से 2019 तक नहीं आ पाए, उन लोग 2019 से 5 साल तक का वो आ सकते हैं, अपनी याचिका डाल सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। खबर डोईवाला से है, जहां कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल रानी पोखरी के दिल्ली पब्लिक स्कूल के वार्षिक समारोह पहुंचे। साथ ही मीडिया से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि पीएम मोदी का देवभूमि से लगाव जगजाहिर है। विश्व प्रसिद्ध धाम केदारनाथ और बद्रीनाथ के विकास को पीएम ने बहुत तेजी से आगे बढ़ाते हुए विकास के नए आयाम स्थापित किए। आज भी केदारनाथ और बद्रीनाथ में तमाम योजनाओं को प्रधानमंत्री ने पंख दिए हैं, जिससे हमारे धाम में लगातार सुविधाएं बढ़ रही हैं, जिससे देश विदेश के तीर्थयात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा भी हो रहा है। मोदी जी का वैसे भी उत्तराखंड राज्य के प्रति एक विशेष लगाव है। संभवतः आज़ादी के इतिहास में इतना कोई प्रधानमंत्री इतने फ्रिक्वेंटली उत्तराखंड नहीं आए जितने मोदी जी आते हैं, और अपने 8 वर्ष के कार्यकाल में 10 बार वो उत्तराखंड आ चुके हैं। तो और दूसरी बात, जब भी वो आते हैं तो उत्तराखंड के लोगों में उनके आने से बड़ा उत्साह रहता है कि हर किसी को लगता है कि जब मोदी जी आए हैं तो कुछ ना कुछ उत्तराखंड को मिलेगा। तो आज जिस तरह से मोदी जी यहाँ पे आए और 2 दिन का प्रवास है, आज रात्रि विश्राम उनका माना में है। सुबह हम लोगों ने उनको जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पे रिसीव किया था, उसके बाद वो बद्रीनाथ केदारनाथ के दौरे पे हैं। और जिस तरह केदारनाथ और बद्रीनाथ देश दुनिया के लोगों की आस्था का प्रतीक है, और निश्चित रूप से मोदी जी ने जब केदारनाथ और बद्रीनाथ पे फोकस किया तो देश दुनिया की नज़रों में वो और ज़्यादा उनको महत्व मिलना शुरू हुआ और ज़्यादा से ज़्यादा तीर्थयात्री आए, जिससे कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी पर भी असर पड़ रहा है। और उसके लिए उन्होंने जो 4 धाम के लिए जो सड़कें बनाई और जिस तरह से बद्रीनाथ के लिए कर्णप्रयाग तक का रेलवे का काम किया, इसने आने वाले वर्षों में जब कनेक्टिविटी आपकी बढ़िया होगी तो निश्चित रूप से। खबर नैनीताल से है, जहां कुमाऊं विश्वविद्यालय के हर्मिटेज सभागार में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आत्मनिर्भर भारत के स्वर्णिम भविष्य की संकल्पना के विषय पर एक दिवसीय कार्यक्रम में प्रतिभाग करने पहुंचे महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को कुलपति विश्वविद्यालय के कुलपति
प्रोफेसर NK जोशी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में जानकारी दी। कार्यक्रम का शुभारंभ महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद राज्यपाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को स्टार्टअप से जोड़ने की पहल शुरू की है। कुमाऊं का महाराष्ट्र के साथ क्या सहयोग हो सकता है, क्या परस्पर एक्सचेंज हो सकता है, इसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और मैं बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ हो रही, अभी मैंने कुछ चीज़ें यहाँ के अपने भाषण में बोली हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि जो मैं आपस में बातचीत होकर तुम करेंगे, क्योंकि ये विश्वविद्यालय एक अच्छा विश्वविद्यालय रहा है और ये आगे इसका नाम ऊंचा हो, मेरी इच्छा थी। इसलिए मैंने अध्यापकों को बीच में आकर के और प्रधानमंत्री जी की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसका आधार ही है कि हम देश को आत्मनिर्भर बनाएं, और उस आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबसे मूल चीज़ होती है हमारे संस्कार, वो ठीक हो। खबर रुड़की से है, जहां आगामी दीपावली त्यौहार के मद्देनजर नवनियुक्त ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह ने रुड़की शहर के व्यापारियों और पुलिस प्रशासन के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि रुड़की में नवनियुक्त ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह ने तहसील परिसर में कार्यभार संभाला, जिसके बाद SDM ने शहर के व्यापारी नेताओं के साथ दीपावली पर्व को लेकर बैठक की। वहीं इस बैठक में शहर के अतिक्रमण और पटाखों की दुकानों को लेकर चर्चा हुई और SDM ने व्यापारियों से सुझाव भी लिए। अभी जहाँ गए हर जगह वही है कि साहब आपसे विचार विमर्श करने के लिए बैठक बुलाई गई है। व्यापारियों के साथ और पुलिस प्रशासन के साथ और फायर के अधिकारियों के साथ बैठक करी है कि जो पटाखों की दुकानें हैं वो चिन्हित जो स्थल है वहीं पे लगाई जाएंगी, और जो भी उसके मानक है, जो भी डिस्टेंस मेंटेन करना है वो करा जाएगा। इसके अलावा मार्केट में जो भी भीड़ भाड़ एरिया है वहाँ पे जो भी पुलिस के हिसाब से बैरिकेडिंग की जाएगी और गाड़ियों का आवागमन व्यवस्थित किया जाएगा। तो ये हमने सभी निर्देश दिए और व्यापारियों को बताया गया। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।